अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इसी महीने पेट्रोल कितना महंगा होगा? महंगाई कितनी बढ़ेगी? पार्लियामेंट के खर्चे में कितना इजाफा? और मिफ्ता आवाम को डराने लगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल मजीद 35 रुपए महंगा होगा। 700 अरब रुपए लेवीज के लिए इसी माह कीमत बढ़ेगी। बजट से महंगाई का एक और तूफान आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा फैक्ट्रियां बंद होंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं? इक्तिसादी सर्वे पढ़ लें, नंबर झूठ नहीं बोलते। ये नंबर्स हुकूमत का मुंह चढ़ाते रहेंगे। फाइनेंस संजीदा मामला है, हुकूमत इस पर तो संजीदा हो जाए। इसको IMF से मसला होगा। 700 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे। 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। उन्होंने कल एक सवाल के जवाब में कहा मैं 5 रुपए से शुरू करूंगा। अरे भाई, तू अगर 5 रुपए से शुरू करेगा तो क्या तू जाके 80 रुपए पे ख़त्म करेगा? तो शुरू या आपको 35 पे करनी पड़ेगी। तो ये एक और तूफान आएगा लोगों के ऊपर। इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें, ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। तो मैं इनसे, मुझे रिक्वेस्ट होगी इनसे कि भाई अपना तुम ये आइंदा से ये नंबर तो सीधा बोल दिया करो। तो साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने बताया है कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा और 1-2 रुपए नहीं, 5-10 रुपए भी नहीं, 35 रुपए महंगा होगा। सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूक की बहुत शुक्रिया। जमील साहब वक्त का। जमील साहब, इस वक्त जो पेट्रोल के रेट चढ़ रहे हैं उससे भी हुकूमत जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी। जमील फारूकी से बात करेंगे। इमरान खान का कहना है कि धांधली के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। जेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे बिठाकर धांधली करना चाहती है। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड बजट को रिजेक्ट करते हैं और जिसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान पब्लिक का होगा। उन्होंने कहा कि अवाम बहुत जल्द सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। इमरान खान ने ये बातें एंकर पर्सन से मीटिंग में कही, जिसमें बोल के एंकर पर्सन जमील फारूकी भी मौजूद थे। इमरान खान ने मजीद क्या कहा वो मालूम कर लेते हैं जमील फारूकी से। जमील फारूकी साहब बताइएगा, चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजीद क्या कहा? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की आज बनी गाला में सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात हुई है और उनकी इकोनॉमिक टीम उसमें मौजूद थी, जिसमें मुजम्मिल असलम साहब, शौकत तरीन साहब, उमर अयूब साहब, फरूक हबीब साहब, शहबाज गिल साहब मौजूद थे। जबकि एंकर पर्सन में बोर्ड की तरफ से मैं, समी इब्राहिम साहब, इसके साथ इमरान रियाज खान, डॉक्टर मुईद पीरजादा, शहजाद इकबाल, फरिया इदरीस और सादिया अफजाल ये मौजूद थे। और डिटेल्ड पोस्ट बजट उन्होंने डायसेक्शन किया। खान साहब सबसे पहले आए, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये लोग जो रोना धोना लगाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट गई है तो ये हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गई। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि जब एक मुल्क जिस ट्रेजेक्टरी पर जा रहा था और सिर्फ हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी को डीरेल करने के लिए इस साजिश को कामयाब होने दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले खुद जाकर डायरेक्टली बात की मुख्तलिफ हलकों में कि इस सिचुएशन के अंदर ये वार्निंग साजिश को कामयाब ना होने दें, लेकिन बात नहीं सुनी गई। फिर मैंने इकोनॉमी के ऊपर शौकत तरीन को भेजा कि आप जाएं, आप जाकर उनसे बात करें और उनको ये तमाम डिटेल्स दें कि हमारी इकोनॉमी अब लिफ्ट कर रही है, टेक ऑफ कर रही है। इस वक्त अगर कोई एडवेंचर हुआ तो उसका नुकसान तो सिर्फ पब्लिक को होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने इजाजत दे रखी थी अपने दौर में, सबने
एहतजाज किया, अनलेस से किसी ने अगर वेपन उठाया तो उसको जवाब दिया गया, अदरवाइज सबको एहतजाज की इजाजत थी। उन्होंने कहा महंगाई मार्च बिलावल लेकर आ गया और सबकी कांपें टंगवा दी, हमने उस तक को नहीं रोका, वो अब खामोश है। मौलाना फजल रहमान साहब ने हर साल धरना देने का अहद किया हुआ था, इतनी महंगाई के बावजूद वो अब खामोश है। उन्होंने कहा कि ये कौन सी इकोनॉमी या डेमोक्रेसी है जिसके अंदर पब्लिक को रिलीफ देने की तो बात नहीं हो रही, और मुझ पर चार्जशीट ये है कि मैंने इंटरनेशनल इदारों की बातें ना मानते हुए कीमतों को कंट्रोल किए रखा इल्जाम है, और इसका मैं मुजरिम हूं, और ये मुझ पर ये इल्जाम लगाते हुए ये करना चाह रहे हैं। और खुद क्या है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नैब और FIA का डी फैक्टो सरबराह बना हुआ है, अपने तमाम केसेस उन्होंने खत्म करवाए हैं। उन्होंने कहा जो NRO 1 था उसके अंदर हुदैबिया पेपर मिल्स केस, दीगर सारे जो केसेस थे उनमें माफी करवाई गई, और NRO 2 के अंदर नैब और FIA को टेक ओवर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक वाहिद इदारा बचा है जिससे कौम को उम्मीद है कि आगे इलेक्शंस होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने रिगिंग के लिए पूरी प्लानिंग से एडजस्ट कराना शुरू कर दिए हैं। इत्तेहादी सारे मिलकर नहीं चाहते कि पब्लिक रिलीफ में रहे और कोई गैरतमंद और इज्जतदार सियासतदान मुल्क को लीड करे। उन्होंने कहा कि ये फाशिस्ट है, इतने बड़े फाशिस्ट आपने शायद कभी देखे होंगे कि लॉन्ग मार्च जैसे पुरअमन शुरका के ऊपर मॉडल टाउन जैसा सानिया खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि EVM मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन्होंने ड्रामा कर रखा है, और उनको अब इस लायक नहीं छोड़ा कि वोट देने का सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते। रिगिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि रिगिंग के पीछे भी हाथ हुआ करता था, और हमने देखा ख्वाजा आसिफ के एक्शन हुआ था उसके केस में, उन्होंने खुद कहा कि मैंने किसके से जाकर बात की थी। उन्होंने कहा कि रिगिंग के पीछे वाला हाथ अगर न्यूट्रल है तो आप उसको वहां पर भी न्यूट्रल रहना चाहिए। तो उन्होंने ठीक ठाक हेड ऑन लिया इस लफ्ज न्यूट्रल को। तमाम डिस्कशन के मतलब थोड़ी देर बाद आए, उससे पहले मुजम्मिल हसन साहब भी मौजूद थे और उमर अयूब साहब भी। तो शौकत तरीन साहब ने आते ही कहा कि हमें अफसोस इस बात का है कि इन्होंने बजट तकरीर शुरू इस बात से की कि पिछली हुकूमत से हमें मिला, तो क्या मिला? हमारी इकोनॉमी की GDP जो थी वो 6 थी, हमारी ज़राअत जो थी वो 4.4 पर थी, जो तारीख की सबसे हाईएस्ट उसके ऊपर थी पोजीशन पे। उन्होंने कहा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी दैट वाज 10.4% एंड दैट वाज हाईएस्ट। उन्होंने कहा कि अभी जो SPI आया है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 24% है और आने वाले दिनों में 25 से 30 बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पर जो इल्जाम लगाते रहे कि हम इनके लिए फ्यूल नहीं छोड़ के गए और बिजली ये ले नहीं पा रहे इस वजह से, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम सारा फ्यूल सब कुछ छोड़कर गए थे। असल मसला ये है कि इनको अब पूछने वाला कोई नहीं है, इनको अब पैसे देने वाला कोई नहीं है। उनसे सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि आपको क्या बुलाया गया था मुख्तदर हल्कों की जानिब से कि आए और मिफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करें? मैं ये ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं अभी आपको। इससे पहले भी मैंने आपको 4 टिकर्स भेजे हैं, चारों बड़ी खबरें हैं, इस वक्त किसी चैनल पे नहीं है। सबसे पहले बोल न्यूज अपने नाज़रीन को ये बता रहा है। इस वक्त मैं आपको जो बड़ी खबर देने लगा हूं वो ये कि उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया मुख्तदर हल्कों की जानिब से कि आप आए, मिफ्ता इस्माइल और हफीज शेख साहब के साथ बैठकर एक फेस बनाए पाकिस्तान का, और आप जाए IMF के साथ और इस हुकूमत के लिए बात करें कि IMF हमारी डील मान जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी डिनाई नहीं किया इसको, मैंने टीवी शो पे भी बोला, लेकिन उधर से बार बार एक डिनाइल आ रहा है कि शायद शौकत तरीन इससे डिनाई कर गए। उन्होंने कहा मैंने डिनाइल दिया सिर्फ शाहीन साहबाई साहब वाली बात का, जो कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसका उसका कोई लेना देना नहीं था, कि मुझे बुलाया गया था और मुझे कहा गया कि आप मिफ्ता इस्माइल के साथ और हफीज शेख साहब के साथ मिलकर इस मुल्क को इस क्राइसिस फेज से निकालें और IMF के साथ डील करवाएं। तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया था कि अगर आपने हमारी हुकूमत को निकाला, सही ट्रेजेक्टरी पे थी और हम बार बार आपको वार्न कर रहे थे, तो अब आप किस मैं इनके साथ मिलकर जाऊं और इनकी IMF से डील कराऊं? तो जब IMF जब हमारा इंटरम सेटअप आएगा तो उस दौरान हम बिल्कुल साथ देंगे, हम जाएंगे, करवाएंगे भी, लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में रिजीम चेंज वाली हुकूमत के साथ हम नहीं। एक और बात इमरान खान साहब ने इस दौरान कही, उन्होंने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को बड़े स्टेबल लेवल पर लेकर आ सकते थे आज जितनी महंगाई ना होती, क्योंकि रशिया से हमारी बात हो गई थी, हम 30% लेस कीमत के ऊपर फ्यूल ले सकते थे, जो वो इंडिया को 40% लेस प्राइस पे दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर सवाल किया, मैंने कहा खान साहब आप जब प्यूटन से जाकर मिले हैं, आपकी वहां पर जो मुलाकातें होती रही हैं, उस दौरान आपकी क्या कोई उनके साथ MOU साइन हुई थी
कोई आपका कोई डिस्कशन ऐसी हुई थी जो कि ऑन पेपर हो और आप उसके ऊपर ये एंडोर्समेंट लें या आप क्रेडिट लें कि आप ऐसी कोई डील करने लगे थे जिसको डिस्क्रेडिट किया गया। तो उसके ऊपर खान साहब क्या लगाया, उन्होंने कहा कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन जारी कर ली थी। फिर 29 मार्च को शौकत तरीन साहब ने एक खत लिखा और खत में ये कहा गया उनके एम्बेसडर को कि आप हमारे साथ ये डील करें। उनकी तरफ से जवाब आ चुका था, लेकिन जब ये हुकूमत आई है अप्रैल में, तो इन्होंने आते ही उस वाले खत को और उस मुमकिन डील को बिल्कुल इग्नोर करके रख दिया। और इग्नोर करने की वजह से हम उस डील की तरफ नहीं जा सके, क्योंकि ये रिजीम चेंज के अंदर अमेरिकन साइड पे टिल्ट रखते थे। ओवरऑल बजट के हवाले से खान साहब ने कहा कि इसको हम इंपोर्टेड बजट का नाम देते हैं और इस इंपोर्टेड बजट को और ये हमारे ऊपर मुसल्लत करके हमारी आवाम को गुलामी में धकेलने की कोशिश की गई है। हमारी आवाम को इस वक्त सख्त महंगाई के अंदर धकेल कर रख दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह मॉडल टाउन वाला सानिया खोलने की कोशिश की गई हमारी पब्लिक के ऊपर, हम अब इसके ऊपर फुल फ्लैजेड प्लान है। पब्लिक निकलेगी, महंगाई की वजह से निकलेगी, क्योंकि इन्होंने किसी काबिल नहीं छोड़ा। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम प्लान आउट देंगे कि हम अगला लाएअमल क्या अख्तियार करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये वाली हुकूमत जो इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए ले रही है, अपने करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए ले रही है और पब्लिक को रिलीफ देने का इनका दूर दूर तक कोई इरादा नजर नहीं आता। ठीक, जमील फारूकी साहब आपने वक्त दिया, बोलते आपका शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, महंगाई का तूफान कितना शदीद और हुकूमत की निराली मंतक। और जुलाई में पेट्रोल 300 से 310 रुपए फी लीटर तक हो जाएगा। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो चुका है। गैस नापैद होती जा रही है, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी। पीटीआई रहनुमा और साबिक वजीर तवानाई उमर अयूब ने इम्पोर्टेड हुकूमत के इकदाम के बाद मुस्तकबिल के हालात का खौफनाक नक्शा खींच दिया। कहा, लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत को 2 माह में खुदकुशी कर लेनी है या अवाम इन्हें पत्थर मारेंगे। पीटीआई हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत 16 रुपए छोड़कर गई थी, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी से खदशा है कि जल्द बिजली का 1 यूनिट 39 या 40 रुपए का हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने आवाम के लिए टाइम बम लगाया हुआ है। इन्होंने जो गड्ढे खोद दिए हैं वो इसमें खुद गिर रहे हैं। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। तकरीबन जून जुलाई में आपका बिजली की जो शॉर्टफॉल या कमी आएगी, लोड शेडिंग, वो 7000 मेगावाट होगी। जो मर्जी है ये झूठ बोलते रहे। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी, वो तकरीबन इस वक्त ये आप देख लीजिएगा कि अगले महीने डेट के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। आपकी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, छोटी इंडस्ट्री आपकी बंद होने जा रही है। लगता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दे। आज 1400 अरब रुपए की हो गए इनके वो मुआहदे, तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क, कुदरत के काम जो खड्डे इन्होंने मुल्क के लिए खोदे थे उसमें खुद ही गिर रही हैं। महंगाई 35% तक बढ़ेगी। बजट में कई चीजें छुपाई गई हैं। लगता यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। पीटीआई के रहनुमा मुजम्मिल असलम ने पहले ही बता दिया। कहा, इतना बेकार बजट है कि इसकी जगह रद्दी की टोकरी में भी नहीं बनती। गलत अदादोशुमार दिए गए। 22 अरब डॉलर खसारे के झूठ से डॉलर की कीमत ऊपर गई। बजट खसारा 7000 अरब से ऊपर चला जाएगा। 35% से ज्यादा महंगाई होगी और इन्होंने बहुत सारी चीजें बजट में छुपा दी हैं जिसका जिक्र ही नहीं किया और अनरियलिस्टिक, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आईएमएफ, कल मिफ्ता इस्माइल ने डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में भी ये इशारे दिए, हमें लगता है कि जो है आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे ये, या आईएमएफ से जो है अभी भी ये किस्त नहीं लेकर आ सकेंगे। दूसरा झूठ बोला कि जी 22 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, जब हम छोड़ के गए 9 महीने में 12.5 अरब डॉलर, हमने कहा अगले 3 महीने में खुदा न खासा क्या होने जा रहा है। अभी जो है 10 माह का 14.5 अरब डॉलर आए। इसकी वजह से क्या हुआ, जब मार्केट ने 22 अरब डॉलर सुना तो डॉलर ही गायब हो गया मार्केट से। इस साल का जो इन्होंने खसारा दिया है 4800 अरब, हमने जो कैलकुलेशन की है ये 7000 अरब से ऊपर चले जाएगा।
ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के साथ मिलकर धांधली की मंसूबाबंदी की गई है। वजीर आला पंजाब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू तनकीद करते हुए कहा, 14 सीटें मुस्लिम लीग नून और 6 दीगर को देने का मंसूबा है। पीपी 217 के सरकारी उम्मीदवार के कागजात बड़ी खामोशी से मंजूर कर लिए गए। हमें इलेक्शन कमीशन में एतराजात दायर करने का मौका ही नहीं दिया गया। बजट के हवाले से साबिक वजीर खारजा ने कहा कि कल के बजट ने अवाम की कमर तोड़ दी। बजट से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। वजीर खजाना खुद कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट मंदी में है। इल्म है कि हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी बना रखी है। चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है कि 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। आज जो आम पाकिस्तानी है वो तो बिलबिला रहा है, महंगाई पे रो रहा है, और इस बजट ने एक और उनकी कमर तोड़ दी है। पहले भी पिछले 2 माह में जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है आपसे पोशीदा नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कौम को एक नया तोहफा दिया है, उससे लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। आपका वजीर खजाना कह रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। हम नहीं कह रहे। इन 2 महीनों में डॉलर बढ़ गया है, रुपए की कदर और गिरी है। स्टॉक मार्केट जब से ये आए हैं 6000 पॉइंट से ज्यादा गिर गई है। शिकार है। महंगाई और बजट के खिलाफ पीटीआई की खवातीन का तारिक रोड पर एहतजाज। महंगाई कम करो और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज के नुमाइंदा अमजद कायम खानी। जी अमजद, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल है। तहरीक इंसाफ खवातीन की जानिब से तारिक रोड लिबर्टी चौक पर इस वक्त महंगाई के खिलाफ शदीद तरीन मुजाहरा किया जा रहा है, शदीद नारेबाजी की जा रही है खवातीन की जानिब से। जो पीटीआई की खवातीन रहनुमा हैं, कारकुनान हैं और आम जो शहरी हैं वो इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ मुजाहिरीन से बात करने की कोशिश करते हैं। मौजूदा हुकूमत सही रास्ते से एक तो आई नहीं है, दूसरी बात यह कि जो हमारे पर महंगाई का जिन मुसल्लत कर दिया गया है उसमें से निकलने का ना उनके पास कोई रास्ता है ना लाइम अमल। ये हुकूमत कह के आई थी कि यहाँ महंगाई ज़्यादा है या कीमतें ज़्यादा है या पाकिस्तान में ये और वो, इसी चीज़ को उन्होंने अपोज किया और ख़ुद आके महंगाई करवा दी और बिला वजह की महंगाई। हमारी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी थी, हुकूमत कितना अच्छा रन कर रही थी, कितना अच्छा कंट्रोल था। इवन हमारे मुल्क में कोविड का पूरा सेशन गुजरा 2-3 साल, उसके बावजूद भी हमारी हुकूमत ने अवाम को संभाले रखा, अवाम को परेशान नहीं होने दिया, रिलीफ दिया। रोटी कपड़ा छक मकान जिसका इन लोगों ने इनसे वादा किया था वो एक एक करके सब छीन लिया है। खातून हमारे साथ मौजूद थी, शदीद तनकीद कर रही थी मौजूदा हुकूमत पर कि इनसे बजट भी नहीं बनाया जा रहा है, जबकि साबका जो हुकूमत थी वो कोविड का दौर गुजार चुकी। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए वजीर आजम और वजीर आला की जमानत। आराम तोड़ने की सजा मौत। तो नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत को अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में आहूं और सिस्कियों के साथ वालिदैन के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, डॉक्टर फारूक सत्तार, निहाल हाशमी समेत फनकारों ने भी शिरकत की। किसी से कितना प्यार करते हैं इसका अंदाजा किसी शख्स के जनाजे को देखकर लगाया जा सकता है। खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। रमजान ट्रांसमिशन के बानी आमिर लियाकत का सफरे आखिरत आहो और सिस्कियों में मनो मट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा उनके साहबजादे अहमद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सियासी, समाजी, मजहबी और शोबिश शख्सियात ने भी शिरकत की। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में आमिर लियाकत को उनकी वालिदा और वालिद के पहलू में दफन किया गया है। आमिर लियाकत की वसीयत के मुताबिक मैयत को गुस्ल रमजान छीपा ने दिया। बड़ी तादाद में लोग ताजियत के लिए खुदादाद कॉलोनी पर वाक़ घर भी आते जाते रहे।
मुमताज टीवी एंकर मुकर्रर और एमएनए आमिर लियाकत अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजिमीन की इत्तला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक की गई। तो नाजरीन, आहों और सिस्कियों में डॉक्टर आमिर लियाकत को सुपर्द खाक कर दिया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आमिर लियाकत के जो साहबजादे थे वो लंदन में ज़ेर तालीम थे। इनके बावजूद वो उन्होंने नमाज जनाजा की अमामत की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर लियाकत के बहुत करीबी साथी और एंकर पर्सन फ़हीम खान। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं इस पहलू पे बात करूं कि उनके साहबजादे ने उनकी नमाज जनाजा की अमामत की, ओवरऑल आमिर लियाकत साहब की मैं पर्सनालिटी के हवाले से पूछना चाहूँगा, कैसे शख्स थे वो? कामरान भाई, अगर आप आमिर भाई की शख्सियत के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में इस वक्त कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि आमिर भाई की शख्सियत कैसी थी। तो वो जो मिसाल दी जाती है कि जी सूरज को दिए दिखाने की औकात मेरी तो नहीं है कि मैं दिखा सकूं। अलबत्ता ये है कि मेरा ख्याल नहीं है कि कोई शख्स इस वक्त स्पेशली हमारी मीडिया इंडस्ट्री से शायद ही कोई ख़ानदान ऐसा बचा हो जिसने आमिर लियाकत हुसैन की ज़ात से फैज़ ना पाया हो। चाहे वो कोई चैनल हो, चैनल जब अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते थे तो वो आमिर भाई की रमज़ान ट्रांसमिशन, वो एक ट्रेंड सेटर थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जो है वो ट्रेंड्स सेट किए। गेम शोज़ वो लेकर आए, मॉर्निंग शो को एक नई पहचान उन्होंने दी, रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद उन्होंने रखी है। 18 घंटे लाइव ट्रांसमिशन करने का एजाज़ उनके पास है। टीआरपीज़ के रिकॉर्ड सारे उन्होंने तोड़े हुए हैं और कई घरानों की कफालत करते थे। उनके वालदा के नाम से एक ट्रस्ट चलता था महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन के नाम पर, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो लोगों का दर्द रखते थे। कुछ इख्तलाफात लोगों के अपनी जगह मौजूद हैं, ज़्यादातर इख्तलाफात सियासी इख्तलाफात हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत को अगर मुद्दा बनाकर किसी की ज़ात को जज किया जाए तो शायद इस पैमाने में हम में से कोई भी जो है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शॉकिंग था आपके लिए इस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत का दुनिया से चले जाना? मेरे लिए कामरान में इतना शॉकिंग था कि मुझे इस खबर पे यकीन नहीं आया। जब मीडिया पे ये खबर आई तो मैं ज़ाती काम से कहीं गया हुआ था, मैं डायरेक्ट वहाँ से इनके घर पहुँचा हूँ इसकी तस्दीक करने के लिए। जब मैं घर पहुँचा हूँ, मुलाजिमों से मेरी बात हुई और उनसे पता चला, तब जाकर मुझे यकीन आया कि आमिर भाई जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। और ये एक जिस तरीके से उनका इंतकाल हुआ है, उस कैफियत को अगर आप सिर्फ महसूस करने की कोशिश करें तो मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि एक बार ज़रा सांस लेके उसे रोक लीजिए, और कब तक रोक सकते हैं ये सोचिएगा कि उस शख्स का इंतकाल दम घुटने से हुआ है। बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि जी दम घुटने से हुआ है, लेकिन दम घुटने की कैफियत की अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स अपना घर छोड़ के, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, बेसमेंट में क्या कर रहा था। वो शख्स क्यों मजबूर हुआ उस बेसमेंट में रहने के लिए, वो इस डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ कि उसे कैद तन्हाई में अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ा। ये एक किस्म की कैद तन्हाई है। लोगों से रवाबित ख़त्म हो गए, मिलना मिलाना उन्होंने छोड़ दिया, टेलीफोन नंबर्स उन्होंने चेंज कर दिए, तनहा रहते थे उस एक कमरे में जहाँ जनरेटर के धुएँ भरने की वजह से जो है वो उनका इंतकाल हुआ। तो मैं यहाँ पे कामरान साहब यही कहना चाहूँगा कि इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनके साहबजादे के हवाले से बात करना चाहूँगा। उनके साहबजादे गो के लंदन में ज़ेरे तालीम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनकी नमाज जनाजा की अमामत की। तो ये मुंह बोलता सबूत है उनकी तरबियत का। ऐसा ही है, ये मुंह बोलता सबूत है आमिर भाई की तरबियत का। ये मुंह बोलता सबूत है बुशरा भाभी की तरबियत का, जो कि इस वक्त उन बच्चों की किफ़ालत कर रही हैं। और काफ़ी लोग, मैं वहाँ मौजूद था सुबह से, रमज़ान चीफा साहब के दफ्तर में ही हम थे जब ये पोस्टमार्टम को लेकर के सारी बातें हो रही थी। मैजिस्ट्रेट साहब आए, एमएलओ भी वहाँ पर आए और एग्जामिन किया बॉडी को, फिर परमिशन दी। ये सारा प्रोसेस हमारे सामने ही हो रहा था। तब बहुत सारे लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की, बड़े बड़े नामों ने ख्वाहिश जाहिर की कि हमें नमाज जनाजा जो है वो पढ़ानी है। लेकिन बुशरा भाभी ने बताया कि आमिर भाई की ये वसीयत थी और वो ये कहा करते थे कि मेरी नमाज जनाजा जो है वो अहमद तुम पढ़ाओगे, और बड़े ही शौक अंदाज में कहा करते थे, कभी संजीदगी से नहीं। यानी जो उनकी नेचर थी कि भाई अहमद मियाँ आपने पढ़ानी है, तैयार हो जाएं, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे। तो भाभी ने कहा कि नहीं, अहमद ही पढ़ाएंगे। और अफजल भी यही है। अगर आप दीनी एतबार से देखें तो वालिद के लिए कितना बड़ा मकाम है कि उसकी अपनी औलाद इस काबिल हो कि वो उसका नमाज जनाजा पढ़ा सके, और उन वालिदों के लिए भी क्या मकाम होगा जो अपनी औलाद का जो है निकाह पढ़ाएं अपनी बेटियों का। तो ये बड़ी एक अफजल बात थी जिसकी वजह से बुशरा भाभी ने जो है वो इस वसीयत को सामने रखा और अहमद ने नमाज जनाजा जो है वो वहाँ पर पढ़ाई। बड़ा मुश्किल था अहमद के लिए ये सब कुछ झेलना इस कम उम्री में। मैं साथ था उनके, चीपा सेंटर से जब हम निकले तो इसी दौरान उनका मोबाइल
किसी शख्स ने उनकी जेब से जो है वो चोरी भी कर लिया। तो अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे, हिदायत दे भाई के इस मौके पर तो कम से कम इंसान को इंसान बनना चाहिए सिर्फ, और कुछ भी बनने की वो कोशिश ना करे। सिर्फ अगर इंसानियत ही रह जाए दिल में तो क्या बुरी बात। अच्छा फ़हीम भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ पर्सनल सवालात, क्योंकि आप उनके करीबी साथी भी रहे हैं, फैमिली के साथ भी इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। लास्ट टाइम राबता कब हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत का? क्या वो भी शॉक्ड थे या इससे पहले उनका राबता हुआ? कोई इस तरह की बात उन्होंने अपनी फैमिली से कही? देखिए, फैमिली ने जो बताया फैमिली राब्ते में थी, बच्चों से बात होती थी, अहमद से भी बात हुई थी, तकरीबन एक दिन पहले ही बात हुई थी उनकी। अच्छा। और एक सानिया उनके साथ हुआ था, मैं उसे हादसा या वाक़या नहीं कहूँगा, मैं सानिया ही कहूँगा, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है कि उनकी एक ज़ाती ज़िंदगी, एक बंद कमरे में जो एक शौहर और बीवी के ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात को, उस ज़िंदगी को मंजर आम पर लाया गया, जिस तरीके से उसे फिर उछाला गया, फिर जिस तरीके से उसका मजाक बनाया गया, और एक शख्स को बाहर किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा गया। ये वही शख्स है कामरान भाई, मैं आपको बताऊं, 3 मरतबा इस शख्स का नाम बासर मुसलमानों में, चले दुनिया भर के नहीं, मैं एशिया के कर लेता हूं, महदूद कर देता हूं आपके लिए, 100 बासर लोगों में से इनका नाम आया। दुनिया में 500 बासर, जी 500 हैं जिनमें से इनका नाम आया है। दुनिया में 500 और एशिया में 100 बासर लोगों में से, दुनिया में से 500 बासर लोगों में से इनका नाम था। 3 साल ये वो शख्स है, लेकिन हमने इन 3 सालों पर नॉमिनेट इस शख्स को पर भारी कर दिया उन 3 वीडियोस को जो कि तन्हाई में बनाई गई। तन्हाई यार, क्या ये क्या मौका है कामरान भाई? अगर एक मियां और बीवी में पर्दा रहेगा तो बाकी फिर क्या रिश्ता बच गया बीच में? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। वो वीडियोस को उछाला गया, उस पर मैं सिर्फ मीमर्स को ब्लेम नहीं करूंगा यार, उनकी जिंदगी को बर्बाद ना करें सिर्फ ये कह के कि यार ये मीमर्स ने बर्बाद कर दिया, ये वो। हर उस शख्स ने जिसने व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें लिए हैं इस चीज़ को शेयर कर करके, तो आज देख लो भाई, वो शख्स है नहीं। वो कहता था मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, अब दुनिया छोड़ गया है, अब पीछे बैठने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यही। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने इन्हीं के स्टेटस पे लिखी हुई थी कि अच्छा आदमी था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया फ़हीम खान साहब। अब दुआ ही की जा सकती है, जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, आप सबसे भी दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। नाज़रीन, बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि स्पेशल कोर्ट सेंटर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत 16 मुल्जिमों को 15 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने सलमान शहबाज, ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहारात उनकी रिहाइशगाहों और अदालती अहाते में लगाने का हुक्म दिया। 15 जुलाई को वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुनीर बाजवा से। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो शरीक मुल्ज़िम थे सलमान शहबाज और ताहिर नकवी, इन दोनों के इश्तिहारियों के वारंट जो है वो इश्तिहारात जारी करने के अदालत ने अहकाम जारी किए हैं, और अदालत ने FIA के तमील कुनिंदा को हुक्म दिया है कि वो इश्तिहारात जारी करके इनके मुल्ज़िमों के घरों पर और अदालती हाथा में चश्मा करके उसके बाद अदालत में रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश की जाए। और अदालत ने इसके हवाले से समाअत जो है वो 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी की है, और अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमों जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज में 16 मुल्ज़िमान शामिल हैं, उन्हें भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा इस हवाले से आगाह करने के लिए। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।